15 अगस्त 1947 की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में अमर न होती अगर 24 अगस्त 1608 को सूरत की धरती पर अंग्रेजों के कदम पड़ने से रोक दिए जाते। किसी को यह अंदाजा नहीं था मेहमान की तरह व्यापारियों की शक्ल में आए ये लुटेरे अब हिंदुस्तान से जाने का नाम नहीं लेंगे। कई शताब्दियों पूर्व अखंड भारत की पहचान कुशल, ताकतवर और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य से थी। भारत की गाथाएं ब्रह्मांड के हर कोने में कीर्तियों के रूप में विख्यात थीं। लेकिन अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने के बाद देश ने अपने साहस, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपना गौरवशाली नाम तक खो दिया। Company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. It was not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war and also resolve peace. हमारे देश का नाम इंडिया अंग्रेजों ने नफरत और अपमान के साथ कई बार अपने लफ्जों से लिया। मर्द मूवी का ये सीन देखिए जिसके अल्फाज भी दोहराना कठिन है। इस सीन में जब एक हिंदुस्तानी अपने हिसाब के लिए अंग्रेजों के पास जाता है तो उसको ये कहकर वहाँ से जाने को कह दिया जाता है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हालांकि कुछ देर में अमिताभ बच्चन अंग्रेजों से इस गुस्ताखी का बदला लेते हैं, लेकिन असल में इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों से लड़ने में हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह और तमाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। इतिहास के पन्नों में कई मौकों पर अंग्रेजों के दिए गए अपमान के साथ इंडिया नाम जुड़े रहने की वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर देना चाहिए। उनकी दलील रहती है कि ये नाम अंग्रेजों ने हमें दिया है और दूसरा कि इंडिया नाम उन्हें अंग्रेजों के समय में भारत की गुलामी याद दिलाता है। In this video, we will going to study Article 1 and understand the disputes that belong to the name of India and Bharat in recent times. तो आर्टिकल 1 और इसके बाद के आर्टिकल 2, 3 और 4 हमारे संविधान के पार्ट 1 यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का हिस्सा है। तो आर्टिकल 1 3 क्लॉजेज में बटा हुआ है। पहला क्लॉज कहता है इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहला क्लॉज हमें दो बातें बताता है। पहली चीज है हमारे देश का नाम जिस इंडिया या भारत के नाम से बुलाया जाएगा, और दूसरा कि इंडिया शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसे हम वीडियो के लेटर हाफ में डिस्कस करेंगे। तो संविधान बनाते वक्त संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश का नाम क्या रखा जाए इस पर काफी चर्चा हुई। पहली राय ये थी कि देश का नाम भारत हो और इंडिया नहीं, क्योंकि संविधान सभा के काफी सदस्यों का यह मानना था कि क्यों हम ऐसा नाम इस्तेमाल करें जो ना हमारी भाषा का है, न ही हमने उसे खुद अपने नाम के तौर पर चुना है। अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आगमन के बाद इंडिया नाम काफी इस्तेमाल करा जाने लगा और असाधारण रूप से चलन में आ गया। इसी वजह से संविधान सभा में मुख्यतः उत्तर भारत के सदस्य देश का नाम भारत रखना चाहते थे। भारत एक हिंदी शब्द है, इस वजह से संविधान सभा में दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के प्रतिनिधियों ने देश का नाम भारत रखे जाने पर अपनी असहमति जताई। उनका कहना था कि ये उत्तर भारत के लोगों का पहला कदम है हम पर अपनी हिंदी भाषा को थोपने का। इन दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधियों का मानना था कि पहले हम पर ये लोग अपनी हिंदी भाषा थोपेंगे, उसके बाद अपना कल्चर हम पर थोपने लगेंगे, जिससे न हमारी भाषा बचेगी न हमारा कल्चर, और इसके साथ ही हमारी पहचान भी समाप्त हो जाएगी। इस वजह से साउथ इंडिया के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में कहा देश का भारत नाम हमको स्वीकार है, लेकिन इसके अलावा भी देश का कोई एक नाम होना चाहिए जो हमें भी पूरी तरह से मंजूर हो। क्योंकि दुनिया हमको इंडिया के नाम से बेहतर जानती थी, इस वजह से हमने इंडिया नाम को रिटेन किया और देश का नाम पड़ा इंडिया और भारत। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और भी कई नामों पर डिस्कशन हुआ था, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारता जैसे नामों पर भी चर्चा करी गई थी, लेकिन आखिर में सर्व सहमति के साथ इंडिया और भारत ये दो नाम संवैधानिक तौर पर देश की पहचान बने। आज के समय में देखा जाए तो ये आम चलन में है कि इंग्लिश में इंडिया नाम इस्तेमाल होता है और हिंदी में भारत का। अगर हम अपने देश के संविधान का इंग्लिश वर्जन देखें तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो संविधान का हिंदी वर्जन है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी देखें तो इंग्लिश वर्जन में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है और दूसरी तरफ हिंदी वर्जन में इसे भारत का संविधान कहा जाता है। और भी जगह देखें तो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 क्लॉज बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऐसे कई मौकों पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल संविधान में किया गया है। अगर हम इंडिया शब्द को संविधान में सर्च करेंगे तो उसका जिक्र लगभग 930 बार किया गया है। इसी तरह हमारे देश के पासपोर्ट में भी हिंदी में ऊपर भारत गणराज्य लिखा हुआ है और इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्यों ने देश के नाम के लिए इंडिया और भारत दोनों का उपयोग किया है। इंडिया वो नाम है जिसके लिए हमारे देश के कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई। इंडिया और भारत दोनों नामों की नींव उस पवित्र रक्त से भरी है
जो आज़ादी के संघर्ष में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहाया था। लेकिन बीते कुछ महीनों पहले हमारे देश में लगभग आज़ादी के 75 साल बाद एक बहस छिड़ी कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत। ये ठीक वैसा ही है कि किसी छोटे बच्चे का नाम उसके माँ बाप ने घर पर कुछ और रखा और बाहर कुछ और, जैसा आमतौर पर होता है। लेकिन जब वो इंसान 70-80 साल का एक वृद्ध हो जाता है तो उससे घर में उसके बच्चे ये बहस छेड़ते हैं कि इनका नाम कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक ऐसी ही कुछ बात हमारे देश के नेताओं ने बीते कुछ दिनों में करी, जब एक विशेष राजनीतिक दल के लगभग सभी नेता इंडिया नाम से अचानक नफरत करने लग जाते हैं। जब 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दल अपनी अलायंस यानी गठबंधन का नाम इंडिया रखती है, ये नफरत इंडिया अलायंस से इस हद तक थी कि ये अपने ही देश के नाम पर नफरत फैलाने लगे। इससे पहले हमारे देश में इसी पॉलिटिकल पार्टी के पावर में रहने के बाद कई स्कीम जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया फोर्स में आई। ये स्कीम्स वही पॉलिटिकल पार्टी इम्प्लीमेंट करती है जो अब इंडियन नाम से नफरत करने लगी थी। तो आइए आर्टिकल 1 को पढ़ने के साथ साथ हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा ये भी जान लेते हैं। हजारों साल पहले की बात है जब सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होकर आज के पाकिस्तान से होकर अरब महासागर में मिल जाती थी। उसके थोड़ी दूर पर 7 और नदियां भी निकलती हैं। ये 7 नदियां उस रीजन की पहचान थी और इस वजह से उस रीजन को सप्त सिंधु कहा जाता था। अगर हम इसका सबूत देखें तो ऋग्वेदा मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। इसी रीजन में यानी कि सप्त सिंधु रीजन में भारता नाम की एक जनजाति रहती थी। ये जनजाति काफी ताकतवर हुआ करती थी। इस जनजाति के राजा सुदास को अपने राज्य सप्त सिंधु और वहाँ की जनजाति भारता के लिए ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक मुख्य पुजारी चुनना था। राजा सुदास ने ऋषि वशिष्ठ को चुना, जिस वजह से ऋषि विश्वामित्र ने अपमान महसूस किया और राजा सुदास से बदला लेने की ठानी। इसी बदले की आग में ऋषि विश्वामित्र ने पड़ोसी 10 जनजातियों के राजाओं के साथ मिलकर भारता जनजाति पर हमला कर दिया। ये युद्ध 10 राजाओं के साथ मिलकर लड़ा गया था। इस वजह से ये लड़ाई दशराजन युद्ध के नाम से फेमस है। इस लड़ाई में भारता जनजाति ने अकेले ही सभी 10 जनजातियों को हरा दिया। बदले में उन सभी 10 जनजातियों के राज्य भी जीते और उन सभी राज्यों का नाम राजा सुदास ने अपनी जनजाति भारता के नाम पर रखा, जो कहलाया भारतवर्ष, और यहीं से हमारे देश का नाम भारत निकल कर आता है। इसी सप्त सिंधु रीजन में हजारों साल पहले जब ज़ोरेस्ट्रियन लोग यानी आज के पारसी लोग पर्शिया से आए थे, जो आज के समय का ईरान है, तो इनकी ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु को हिंदू करके बुलाया जाता था। ये पर्शियन लोग सप्त सिंधु यानी सिंधु की 7 नदियों को हप्त हिंदू करके अपनी किताबों में मेंशन करते हैं। इसी हिंदू नाम से ही हिंद आता है और आगे इसमें स्थान लगकर हिंदुस्तान नाम का निर्माण होता है। आगे चलकर जब ग्रीक लोग इस रीजन में आते हैं तो उनकी भाषा में H और U अल्फाबेट की साउंड प्रोनाउंस नहीं करी जाती थी। इस वजह से हिंदू का H और U हट जाता है और ग्रीक लोगों की लिटरेचर में एडजस्ट होकर इंडोस बन जाता है और फिर इसी नाम से उस रीजन को पहचाना जाने लगता है। इंडोस शब्द आगे लैटिन मीनिंग में और थोड़ा बदलकर इंडिया हो जाता है। इंडिया नाम ग्रीक से हमारे रीजन को मिला और हिंदुस्तान पर्शियन भाषा का शब्द है जो हमें पर्शियन लोगों के टेक्स्ट से मिलता है। जब तक 3rd सेंचुरी BC में मैसिडोनिया के राजा अलेक्जेंडर हमारे रीजन को इन्वेड करते हैं, उससे पहले ही इंडिया नाम का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करा जाने लगा था। इंडस का मतलब उस ज्योग्राफिकल एरिया से था जो इंडस नदी के इस पार था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि इंडिया नाम काफी पुराना है और साथ ही साथ इस बात को भी नकारा जा सकता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी में हमारे देश को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। इसके बावजूद हमारे देश के एक विशेष राजनीतिक दल लगभग उस दल के सभी नेताओं और उनके समर्थकों का मानना था कि ये इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और हमें इसे तुरंत बदलकर भारत कर लेना चाहिए। इसका समर्थन करने के लिए हमारे देश के काफी बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं जिनका मानना था कि सरकार के द्वारा ये एक बहुत अच्छा कदम है और उन्हें खुशी है इस बात की कि हमारे देश को उसका असली नाम भारत वापस मिल गया है और अंग्रेजों के दिए गए इंडिया नाम के साथ अब हमको नहीं जीना होगा। जब ये खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेलते थे तो वो भी इंडिया लिखी जर्सी को पहनकर खेलते थे। जब हम 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में गर्व के साथ इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे तो शायद हमारा एक खिलाड़ी जो इंडिया जर्सी पहने हुए था वो इंडिया नाम से शर्म महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा इन्होंने कहा उससे उलट जो हमने अभी पढ़ा कि आज़ादी के समय से हमारे देश का नाम भारत ही है और इंडिया नाम हम पर अंग्रेजों ने नहीं थोपा है बल्कि हमारे देश ने स्वतंत्र होकर इसे खुद से अपनाया है और ये नाम कई हजारों साल पहले से हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ये सभी वो नाम हैं जो हमारे देश के हर नागरिक को बहुत प्यारे हैं और हम इन नामों पर गर्व करते हैं। ये नाम हमारी पहचान है। तो आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है।
इस क्लॉज का पहला हिस्सा यानी इंडिया डेट इज भारत को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इंडिया डेट इज भारत के आगे लिखे शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को डिस्कस कर देते हैं। जब हम आगे लिखे शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को पढ़ते हैं तो किसी तरह से हमारे दिमाग में यूनियन शब्द को सुनने के बाद ये भाव आता है कि भारत एक यूनिटरी सेटअप है। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश की सारी ताकत सेंटर के हाथों में है, लेकिन ये बात गलत है। भारत ने यूनिटरी सेटअप नहीं बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है। हमारे देश में पावर्स को स्टेट और सेंटर के बीच बांटने का काम खुद संविधान ने किया है, न कि किसी पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि किसी भी देश में फेडरेशन होने का एक सबूत ये भी है कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पार्लियामेंट के एक लॉ से नहीं बल्कि संविधान के प्रोविजन से होना चाहिए। इसी सिलसिले में वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर एक ज्योग्राफिकल एरिया बनता है जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, और इन सभी देशों की अपनी अपनी पार्लियामेंट और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसे कंबाइन करके जो पॉलिटिकल यूनिट बनती है हम उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो काफ़ी समय से ये डिबेट चलती आ रही है कि क्या यूनाइटेड किंगडम फेडरेशन है या फिर यूनिटरी सेटअप, लेकिन बीते कुछ सालों में यूनाइटेड किंगडम के सेंटर और स्टेट के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के होने पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम एक यूनिटरी सेटअप है। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट जो कि इंग्लैंड में है, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं, उसके द्वारा एक लॉ बनाकर वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड को ताकत दी गई है कि ये इंडिपेंडेंट हैं और जो फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये लॉ ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाया है। इसका मतलब ये है कि वो जब भी चाहें इस लॉ को हटाकर सारी पावर्स अपने पास भी रख सकते हैं। यानी पहले से ही सेंटर के हाथों में इतनी ताकत है कि स्टेट्स की पावर सेंटर एक लॉ बनाते ही खत्म कर सकती है। तो फिर ऐसे देश को यूनिटरी सेटअप के अलावा क्या कहा जा सकता है? लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा नहीं करा जा सकता। हमारे देश की पार्लियामेंट सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को बिना स्टेट्स की मंजूरी के रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पहले से तय हैं जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। काफ़ी पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यूनिटरी सेटअप नहीं है बल्कि डिवोल्यूशन है। डिवोल्यूशन का मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से यूनिटरी सेटअप तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम फेडरेशन भी नहीं है। इन दोनों के बीच की स्थिति है जिसे हम डिवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम इस स्केल को देखें तो इसमें यूनिटरी सेटअप, डिवोल्यूशन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन लिखा हुआ है। तो यूनिटरी सेटअप का मतलब होता है कि देश की सारी ताकत सेंटर के पास है। इस सिस्टम में स्टेट्स के पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती है। फेडरेशन यानी स्टेट और सेंटर के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का होना। इस सिस्टम में देश के किसी मुद्दे पर डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेट और सेंटर इक्वल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डिवोल्यूशन यानी ना ही किसी देश का पूरी तरह से यूनिटरी सेटअप होना और ना ही फेडरेशन होना। इस सिस्टम में सेंटर से पावर स्टेट से ज़्यादा तो होती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि देश यूनिटरी सेटअप कहलाए, और ना ही सेंटर की पावर इतनी लिमिटेड होती है कि देश फेडरल सेटअप कहलाए। इसके बाद कन्फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ स्टेट्स कन्फेडरेशन का पार्ट बनकर एक फेडरेशन बनाती हैं। यानी कुछ अलग अलग स्टेट्स ने साथ मिलकर एक कन्फेडरेशन की रचना करी जिसकी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथों में वेस्टेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस कन्फेडरेशन का ही एग्जाम्पल है। ब्रिटेन एक समय में यूरोपियन यूनियन की कन्फेडरेशन का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद जब ब्रिटेन ने चाहा तब वो इस कन्फेडरेशन से अलग हो गया। लेकिन जैसे जैसे कन्फेडरेशन में स्टेट्स एक समय पर एक कन्फेडरेशन का हिस्सा रहने के बाद अलग हो सकती हैं, वैसे फेडरेशन सिस्टम में नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन है। यूनाइटेड किंगडम एक यूनिटरी सेटअप है जिसमें स्टेट्स अलग नहीं हो सकती हैं। आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में अगर हम देखें तो इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। तो क्लॉज 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ऐसा मैसेज देता है कि भारत एक यूनिटरी सेटअप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक फेडरल सेटअप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भारत एक फेडरेशन है तो हमने आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, वो इस वजह से अपने देश के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत क्यों फेडरल सेटअप होने के बाद भी यूनियन का इस्तेमाल करता है? इसका जवाब हमें दोनों देशों के बनने के तरीके से मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने से पहले ही एग्जिस्ट करते थे। उनकी एक समय पर अपनी खुद की पहचान हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये अलग अलग स्टेट्स एक साथ आए और एक परमानेंट एग्रीमेंट के तहत एक नए देश की रचना करी जिसका नाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संविधान बनाते वक्त काफ़ी लोगों ने कहा कि हम भी अपने देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया रख लेते हैं, लेकिन फिर इसका विरोध किया गया क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि हमारा देश अमेरिका की नकल कर रहा है। हमारे देश के बनने का तरीका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिल्कुल अलग है। हम अपने देश के लिए यूनियन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए है कि आज़ादी के समय हम ये मैसेज अपनी सभी स्टेट्स और दुनिया के देशों को देना चाहते थे कि
कि इंडिया पहले आया और उसके बाद हमारे देश की सभी स्टेट्स का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले से उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र एग्जिस्ट करते थे और इन सभी स्टेट्स के साथ आने से हमारे देश बना है, क्योंकि आज़ादी के वक्त देश के हालात ऐसे थे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ जैसी कई और रियासतें भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। लेकिन आखिर में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये सभी रियासतें भारत का हिस्सा बनी और नाम पड़ा यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियन नाम रखने का बड़ा कारण यही था कि अगर हम फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम रखते हैं तो इन रियासतों को एक गलत मैसेज जाता है कि हमारी वजह से भारत है, हम भारत की वजह से नहीं है। तो हम जब चाहे तब इनसे अलग हो सकते हैं, इसलिए देखा जाए तो हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ये भावना हमारे देश को तोड़ सकती थी। पहले से ही पार्टीशन हो चुका था, देश को और बांटने में समय नहीं लगता। हमारे पूरे संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये डर था कि कहीं फेडरेशन का मतलब लोग कन्फेडरेशन या फिर अमेरिका के फेडरेशन से ना निकालें। इस वजह से हमारे आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा जाना निश्चित हुआ। इसके बाद आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है द स्टेट्स एंड इन टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये बताता है कि कौन कौन सी स्टेट्स हमारे देश का हिस्सा है। इन सभी स्टेट्स को फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन करा गया है। शेड्यूल्स का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी जो कि काफ़ी बड़ी है उसे और बड़ा ना बनाया जाए। इस वजह से अगर किसी आर्टिकल में डिटेलिंग करनी होती है तो शेड्यूल्स में कर दी जाती है और वो शेड्यूल को उस आर्टिकल में मेंशन कर देते हैं, जैसे इस आर्टिकल की क्लॉज 2 में किया है। तो क्लॉज 2 हमारे देश में कौन कौन से स्टेट्स हैं और उनका नाम क्या है ये डिफाइन करता है। आज की तारीख में भारत में 28 स्टेट्स हैं। इसके बाद आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में लिखा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा ब्रॉड होता है। जहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के सदस्य के तौर पर है, वही टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स का मतलब विदेशों में भारत की एम्बेसीज को जोड़कर जो एरिया बनता है उससे भी है। विदेशों में भारत की एम्बेसीज भी भारत की ही टेरिटरी का हिस्सा हैं। ठीक इसी तरह सभी देशों की एम्बेसीज एक दूसरे देशों में होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस एम्बेसी जो भारत में स्थित है वो भारत की ज़मीन पर होकर फ्रांस देश का हिस्सा है। इसके अलावा टेरिटरीज का मतलब उस एरिया से भी है जो भारत फ्यूचर में किसी देश से युद्ध करके जीत सकता है और अपने देश के लैंड मास में ऐड कर सकता है। यही चीज़ आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में लिखी हुई है जो कहता है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है जो बताता है कि इन सभी यूनियन टेरिटरीज का नाम और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज भारत का हिस्सा है ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में थोड़ा सा फर्क है। टेरिटरी ऑफ इंडिया देश के डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया के साथ साथ भारत से बाहर जो हमारे देश की एम्बेसीज हैं उनको भी इंक्लूड करती है। इसके अलावा फ्यूचर में किसी वॉर को जीतने पर अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी को भी इंक्लूड करती है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज सेंटर के द्वारा गवर्न करी जाती हैं और ये यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं और इनका क्या नाम है ये शेड्यूल 1 में मेंशन करा गया है। इस समय भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड हैं। I hope you have enjoyed discussion over Article 1. We will meet in the next video.